हेलो एवरीवन। तो कल हमने टिश्यूज़ का पार्ट 1 डिस्कस किया था एंड दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। तो पार्ट 1 में क्या था और पार्ट 2 में क्या होगा। पार्ट 2 तो हम करेंगे ही, लेकिन मैं थोड़ा सा हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जो डिस्कस किया है उसको एक बार रिकॉल कर लिया जाए, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू टिश्यूज़ और हमने एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन भी देखी थी टिश्यूज़ की। दो डेफिनेशंस थी बेसिकली। एक थी दैट द क्लस्टर ऑफ सेल्स विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन at a definite place in the body is called the tissue. The other definition जो बहुत प्रिसाइज थी, बहुत ठीक थी, बहुत सही थी, group of cells that are similar in structure or work together to achieve a particular function forms a tissue. फाइन, ये कुछ डेफिनेशंस थी जो डिस्कस करी थी। फिर कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देखे थे प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के बीच में। तो जो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हमने देखे थे वो कुछ यही थे कि प्लांट्स होते हैं जो स्टेशनरी होते हैं, एनिमल्स मूव करते हैं। और हमने देखे थे कि प्लांट्स में सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो बेसिकली डेड सेल्स होते हैं, डेड टिश्यूज़ होते हैं। और एनिमल्स मूव करते हैं, उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो उनके पास ऐसे सेल्स होते हैं जो लिविंग होते हैं। और हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो स्पेसिफिक रीजन्स में होती है। एनिमल्स की ग्रोथ कोई स्पेसिफिक रीजन में नहीं होती, दैट इज़ यूनिफॉर्म। और हमने ये देखा था कि प्लांट टिश्यूज़ में सबसे पहले आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जिसमें हमने एपिकल टिश्यूज़ विच आर प्रेजेंट एट द स्टेम एट द टिप्स ऑफ द स्टेम्स। एंड देन हमने देखा इंटरकेलरी मेरिस्टेम जो कि नोट्स प्रेजेंट होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम जो कि हमने देखा था कि गिर्द पे प्रेजेंट होते हैं, गिर्द की ग्रोथ करते हैं। फिर हमने परमानेंट टिश्यूज़ देखे थे, पैरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। तो हमने देखा था फिर क्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, बहुत सारा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एपिडर्मल टिश्यू देखा था, एपिडर्मल टिश्यू के बारे में हमने जाना बहुत कुछ। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, जाइलम फ्लोएम देखा और हमने देखा कि जाइलम क्या कंसिस्ट करता है, ट्रैकियोइड वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स कंटेन करता है। ट्रैकियोइड्स और वेसल्स क्या होते हैं, ये थिक वॉल कंटेन करते हैं और ये डेड सेल्स होते हैं। ट्रैकियोइड्स और वेसल्स ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये अलाउ करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड्स वर्टिकल, यू कैन से। पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है और जाइलम फाइबर्स सपोर्टिव सेल्स होते हैं, है ना। और फ्लोएम काइमा हमने देख लिया था कि ये 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप की चीज़ों से बने होते हैं, सीव सेल्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो सीव का मतलब होता है छानना, छलनी जैसा, परफोरेटेड। सीव ट्यूब्स होती हैं परफोरेटेड ट्यूब्स, परफोरेटेड ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स। एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव्स से टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फ्लोएम फाइबर डेड सेल्स होते हैं। उसके अलावा फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गया, कंपेनियन सेल्स हो गए, सीव ट्यूब्स हो गए, सीव सेल्स हो गए, सभी क्या हैं, लिविंग है। अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो अभी देखो हमने क्या किया, हमने शुरू किया टिश्यूज़। टिश्यूज़ को हमने कैटेगराइज किया एज plant tissues and animal tissues। फिर प्लांट टिश्यूज़ की फर्दर क्लासिफिकेशंस देखी। अब हम एनिमल टिश्यूज़ की फर्दर क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। एनिमल टिश्यूज़ को अगर मैं आपको समझाती हूँ तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है। सो एज वी नो दैट जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स का इसलिए ज़्यादा एग्जांपल लेते हैं क्योंकि एज वी आर ह्यूमन बीइंग्स तो अपने बारे में तो हम सबसे पहले जानेंगे, राइट।
तो एनिमल टिश्यूज़ या ह्यूमन बीइंग्स में जो टिश्यूज़ होते हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टिश्यूज़ एनिमल्स के लिए कैसे काम करते हैं। हमने देखा प्लांट्स के लिए टिश्यूज़ किस तरह वर्क करते हैं। प्लांट्स के लिए जिस तरह से टिश्यूज़ वर्क करते हैं सिमिलर टू दैट एनिमल्स के लिए भी करते हैं, बट द डिफरेंस इज प्लांट को बहुत प्रोटेक्शन चाहिए होती है, सो वहाँ पे डेड सेल ज़्यादा होते हैं। एनिमल्स को प्रोटेक्शन कम चाहिए होती है, तो यहाँ पे डेड सेल्स कम होते हैं और एक्टिव टिश्यूज़ होते हैं एनिमल सेल्स में, नॉट इन प्लांट सेल्स। सो अब हम शुरू करते हैं एनिमल टिश्यूज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं। सो व्हेन वी ब्रीथ, हम जब ब्रीथ करते हैं, सो व्हाट इज़ हैपनिंग, वी कैन सी दैट देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ अ चेस्ट। हमने ये पढ़ा था क्लास 7th में जब हमने रेस्पिरेशन के बारे में जाना था कि व्हाट इज़ बेसिकली रेस्पिरेशन। तब हमने ये भी देखा था ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आवर चेस्ट मूव्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, राइट। एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल करते समय जो हमारा चेस्ट है वो डाउनवर्ड्स मूव करता है, और जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा चेस्ट अपवर्ड मूव करता है। और हम जैसे चेस्ट के बारे में जाने थे, हम मसल सेल्स के बारे में जाने थे, व्हाट दे डू, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, एंड ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है जो मूवमेंट कॉज करता है। आपने हार्ट देखा है, हार्ट ऑलवेज इन अ मोशन बिकॉज उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों होता रहता है। सो व्हेन वी ब्रीथ ऑक्सीजन, वेयर डज ऑक्सीजन गोज, इट गो टू द सेल। जो हम देखिए O2 लेते हैं वो हर सेल में जाती है, सेल में जाती है थ्रू ब्लड। अब ये ब्लड क्या है, ब्लड इज बेसिकली कनेक्टिंग दिस पाथ, ऑक्सीजन और सेल, इनके बीच में एक ब्रिज बनाने का काम, एक रास्ता बनाने का, एक पाथ बनाने का काम किया ब्लड ने। और ब्लड ने काम किया ट्रांसपोर्टेशन का बेसिकली, एंड कनेक्टिंग द कनेक्शन का एक वर्क किया वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। लाइक ऑक्सीजन जो थी, ऑक्सीजन वॉज इनिशियली इन लंग्स, ऑक्सीजन लंग्स में थी इनिशियली। मैं इसको और अच्छे से बता सकती हूँ, देखो लंग्स में ऑक्सीजन थी, ये जो लंग्स में ऑक्सीजन भरी हुई थी है ना, वो पहुँची सेल्स में, एंड सेल्स में भी एक पर्टिकुलर प्लेस थी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या थी, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली हमने पढ़ा था पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, और जो फूड यहाँ स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में आती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, फूड एंड ऑक्सीजन, एंड दे प्रोड्यूसेस एनर्जी which we use. CO2 and water is being excreted out from the body. So basically lungs को कनेक्ट किया है सेल से ब्लड ने है ना। लंग्स में स्टोर थी ऑक्सीजन या अदर गैसेस ऐसे जैसे कि CO2 है, बहुत सी गैसेस हैं जो एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट में जानी है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड हमें चाहिए होता है। और जैसे सेल्स में CO2 है तो उसको लंग्स के पास लाएगा भी ब्लड, तो लंग्स से ऑक्सीजन ले जाएगा, लंग्स को ऑक्सीजन देगा ब्लड फ्रॉम द सेल्स। सो बेसिकली हमने ये देखा कि ये लंग्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन, जो लंग्स हैं उससे जो ऑक्सीजन है या जो भी अदर गैस है जो एसेंशियल है बॉडी के लिए, वो ट्रांसपोर्ट होती है टू द सेल थ्रू द ब्लड। सो ब्लड इज़ बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू, बेसिकली दैट इज़ बिकॉज कि वो कनेक्ट करता है, जोड़ता है एज अ ब्रिज दो चीज़ों को। लंग्स एक ऑर्गन था और सेल एक छोटे यूनिट है जिनको जोड़ा। सो माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऑक्सीजन को ले जाता है ब्लड फ्रॉम द लंग्स, एंड देन व्हाट हैपेंस इज वी नो
we produces energy. अब देखो, blood flows and carries various substances from one part of the body to the other. जो ब्लड है ये फ्लो करता है, दैट मीन्स बहता जाता है और कैरी करता है ये वेरियस सब्सटेंसेस को, लाइक अगर हम बात करें तो वेस्ट को भी ये ले जाता है, ऑक्सीजन को भी ले जाता है, फूड को भी ले जाता है, बॉडी से सेल्स तक. अब मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ. जैसे कल वीडियो 1 घंटे का बना था एंड मुझे ही लगा कि बहुत ज़्यादा बोझ आ गया, 1 घंटे का वीडियो मैंने सही नहीं किया. बट फिर मुझे ये भी एक चीज़ रियलाइज़ हुआ दैट आप एक कंटिन्यूएशन बन जाता है और अगर मैं उसको ब्रेक करती हूँ तो गलत है. आपको क्या करना है, 1 आवर का वीडियो है, सो आप इसको 30 मिनट्स पहले देखो और 30 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली मैंने 30 मिनट्स में जो कवर कर लिया था वो मैं एक बार देख के बता दूंगी. खैर आपको 30-40 मिनट्स का आप देख लो, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो था तो मैं एक पेज पे 40 मिनट्स तो लगाऊंगी नहीं. तो मैंने ऐसा किया होगा कि एक पेज पे 20 मिनट्स, एक पेज पे 30 मिनट्स, इस तरह से लगाया होगा. तो आप देखो पेज वाइज एंड टॉपिक वाइज कि इस पेज में ये टॉपिक है और मैम ने ये टॉपिक इस पेज तक करवाया है इतने टाइम में. मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो वीडियोज़ है, जैसे कल 1 आवर का वीडियो बना तो आप इसको ब्रेक करो. सबसे पहले तोड़ो, 3 पार्ट्स में तोड़ो, 3 पार्ट्स में, ठीक है. और 3 पार्ट्स में तोड़ के आप इसको टाइम को भी बांट लो और फिर करो, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. मुझे लगा कि कल बहुत लंबा हो गया, बट मैंने भी यही सोचा कि कंटिन्यूएशन एक नहीं टूटना चाहिए था. आप 1 घंटे का वीडियो भले ही ना देखें या कंप्यूटर पे लगा लें, ऐसे स्क्रीन पे लगा लें जो आइज़ को ना अफेक्ट करे, सो वो बेटर रहेगा, राइट. तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको कंफर्टेबल है. आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. मेरी भी कल आइस स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो गया था 1 घंटे का, तो वो वीडियो बना, फिर बहुत से वीडियोस और बनते रहते हैं, बहुत सा स्क्रीन वॉच हो गया था कल. दैट्स नॉट गुड. हाँ, तो टॉपिक से हम थोड़ा हट गए थे, बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल यू बिकॉज यू मे फील कि तो बहुत ज़्यादा बर्डन है भाई. सो आई वुड लाइक टू रिड्यूस योर बर्डन. आई एम गोइंग टू सजेस्ट टू यू दैट प्लीज़ ब्रेक द वीडियोज़ इन 3 or 4 parts and then watch them and not only waste your time in watching. 1 घंटे का वीडियो देख लिया, पढ़ाई हो गया ना. आप भले 1 घंटे का वीडियो एक बार में ना देखें, आप समझें टॉपिक को जो मैं समझाना चाह रही हूँ. मेरे वीडियोस के थ्रू मेरे को पक्का पता है, यकीन है कि समझ में ज़रूर आएगा, राइट. अब बहुत सारा वेस्ट हो गया टाइम. सो देखो, व्हाट आई एम सीइंग इज़ दैट वह कि अगर अब मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे ब्लड कैरी करता है सब्सटेंसेस को और कौन सा वो प्रोसेस होता है जिसमें कौन सा सब्सटेंस बॉडी के कौन से पार्ट में जाता है. सबसे पहले मैं बात करूँगी डाइजेशन. डाइजेशन में देखो क्या है. डाइजेशन में जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है. अब यहाँ जब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, एब्जॉर्प्शन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं एब्जॉर्ब तो हो गए हैं, बट एब्जॉर्ब ये एक जगह पे ही नहीं रहेंगे, यहाँ से ये ब्लड ले जाएगा और ब्लड इनको ले जाएगा सेल्स के पास. सेल्स में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ स्टोर हो जाएंगे. हाँ, तो अब अगली चीज़ जो डिफरेंट अलग प्रोसेसेस था. सो यहाँ पे ब्लड ने क्या किया, फूड का ट्रांसपोर्टेशन किया, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू अस. देन अगर हम बात करते हैं गैस का, लाइक O2 ऑक्सीजन, दैट वी आर इनहेलिंग. सो अब यहाँ पे क्या हुआ, लंग से जो ऑक्सीजन थी वो ब्लड लेकर गया. ब्लड में जो RBCs होते हैं
जो रेड ब्लड कॉपुलस होते हैं, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो, रेड ब्लड कॉपुलस बोल सकते हो, सीनियर्स हो तो कॉपुलस बोल लो, बट दैट डजेंट मैटर्स, यू कैन से रेड ब्लड सेल्स, कोई टीचर नहीं नंबर काटता है उसका। तो आरबीसीज जो होते हैं दे आर स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर एंड व्हाट दे डू, दे हैव हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सुना होगा कि 13 है, इसका 5 है, इसका 6 है, 5 है तो बहुत कम है, 13, 10 मिनिमम है, वो होना चाहिए, और उससे ज़्यादा है दैट्स गुड। जो आयरन होता है ना वो हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, सो खूब सारी रेड वेजिटेबल्स खाओ, रेड फ्रूट्स खाओ, दैट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। कैरेट खाओ, पोमग्रेनेट खाओ, दैट्स गुड, ठीक है। वाटरमेलन खाओ। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हीमोग्लोबिन लेके जाता है, बाइंड कर लेता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को या अदर गैसेस को एज वेल, और ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन को भी उसने अपने बाइंड कर लिया और सेल्स पे ले जाएगा। अब सेल्स में ऑलरेडी फूड स्टोर था और अब ऑक्सीजन भी आ गई, तो एक नया प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है अब वो होगा और एनर्जी प्रोडक्शन होगा, है ना। फाइन, तो अब आगे, ये मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो लगा कि बता देते हैं, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे लिखा है कि blood carries oxygen and food to all cells. It also collects waste from all parts of the body and carries them to the liver and kidney for disposal. So blood एक connective tissue है जो बॉडी में पूरे पाया जाएगा और कनेक्ट करेगा ये हर ऑर्गन को एक दूसरे से, सो दैट जो भी ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है वो ये कर पाए। Blood and muscles are both examples of what? Tissues, and where they are found in our body. We are the animals, as I told you. We are animals. We are one species of animal, and what is unique here is that we are a very developed animal. We have brain, and each and every body part in our body is so developed that we are capable of doing works. हम बोल पाते हैं. There are other animals जो केवल sound produce करते हैं, but we have voice as well. We are again developed. वो उनका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है दैट्स नॉट प्रेजेंट इन देम, दैट इज़ वाई वो मुड़े हुए होते हैं। वी आर स्ट्रेट बिकॉज वी हैव दिस स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज समथिंग जो ह्यूमन बींग्स में बहुत डेवलप्ड है। एक सेकेंड, बस तो उस फ़ोन में बैटरी भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, सो आई एम गोइंग टू फिनिश दिस वीडियो मे बी इन फ्यू पार्ट्स। ये छोटा वीडियो बनने वाला है ऐसा मुझे लगता है, तो देखते हैं 30 मिनट्स का बनेगा। सो ब्लड एंड मसल्स क्या है, बोथ टिश्यूज़ हैं विच आर फाउंड इन आवर बॉडी, विच आर एनिमल टिश्यूज़। On the basis of the function they perform, we can think of different types of animal tissues. So there are several kinds of animal tissues, like we have epithelial tissue. What it is I'm going to tell you. अभी तो पढ़ा था वो प्लांट में, तब एनिमल में। कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज अभी जो हमने देखा था ब्लड। मस्कुलर टिश्यूज, दीज आर योर मसल्स विच हेल्प्स मूवमेंट। nervous tissue or the nervous system as well. Blood is a type of a connective tissue and muscle forms a muscular tissue. These are two examples. Star important, keep them in mind. MCQs में आ सकता है और इसको अगर आप याद रखते हो तो it's going to be beneficial for you. Now see, epithelial tissue, इसको zoom कर देते हैं। The covering or a protective tissue in the animal body are epithelial tissue. So covering, आपकी बॉडी की कवरिंग क्या है, स्किन है, तो स्किन क्या है, इज बेसिकली एन एपिथेलियल टिश्यू ना, और ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू भी है। आप देखो, आपको बॉल ने हिट किया, बॉल ने जब आपको हिट किया तो आपके हाथ में लगी, लेकिन हाथ में लगने से ऐसा तो नहीं हुआ कि सारा ब्लड निकल गया, सारी हड्डियाँ टूट गई, नहीं हुआ, क्योंकि उनके ऊपर स्किन थी, बहुत प्रोटेक्टिव होती है स्किन, एक ब्लैंकेट होता है हमारे ऊपर। सो एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़। कैविटीज़ मीन्स जो बॉडी में हमारे स्पेसेस होते हैं ना, बहुत से जगहों पे हमारे स्पेसेस होते हैं, तो वहाँ पे ही एपिथेलियम टिश्यू ही मिलता है। और बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी, सभी ऑर्गन्स बेसिकली जिनके ऊपर एपिथेलियम की कवरिंग होती है, ठीक है। और ये एक बैरियर की तरह फॉर्म होता है टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। देखो स्टमक है और यहाँ पे उसके
एक ऑर्गन है, यहाँ पे उसके इंटेस्टाइन है, ये पैंक्रियाज हो गया, दैट मीन्स अगेन इट्स एन ऑर्गन, ठीक है। तो ये एक ऑर्गन है, ये भी इंटेस्टाइन भी ऑर्गन है, स्टमक है, दे आर वेरी अटैच टू ईच अदर। बट ऐसा नहीं होता कि कभी डायग्राम में ये दिखाया हो कि स्टमक और पेंक्रियाज दोनों मिक्स हो गए हैं, ऐसा हुआ है? नहीं हुआ, दोनों अलग रहते हैं, बिकॉज जो एपिथेलियम टिश्यू है वो एक कवरिंग है जो एज अ बैरियर वर्क करता है और सेपरेट करता है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को। स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, स्किन और जो माउथ की लाइनिंग्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग्स होती हैं, लंग एल्वेली होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये सब एपिथेलियल टिश्यू। आपको बहुत फॉरेन नेम्स लग रहे हैं, आप जब इन्हें पढ़ोगे, रीड करोगे 2-3 बार तो समझ आएगा। लंग एल्वेली यानी कि जो लंग्स की कवरिंग होती है, और लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, आपको पता है कि दिस ब्लड वेसल इज जो ब्लड होते हैं, ब्लड की पतली पतली ट्यूब्स होते हैं, लाइनिंग्स ऑफ द ब्लड वेसल्स मीन्स जो ब्लड होता है उसकी पतली पतली रेशे से होते हैं बेसिकली, उनकी जो लाइनिंग होती है, दिस इज़ द ब्लड वेसल लाइनिंग्स। और लाइनिंग ऑफ द माउथ, आप देखो अपने मुंह में एक बार फिंगर डालकर देखो, ओ मुंह को खोलो, एक बार टच करो मुंह को अपने, आप देखोगे कि देयर इज़ आउटर कवरिंग ना, दैट इज़ द epithelial covering. So epithelial tissue cells are tightly packed. टाइटली पैक्ड यानी कि इतना एक दूसरे से जुड़े होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, एंड फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस शीट, नो irregularities there, it is a flat tissue. They have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular space. Cementing material is a material जो as a सीमेंट वर्क करे. व्हाट सीमेंट डूज इज़ दैट कि इट बेसिकली जॉइंट्स द ब्रिक्स टुगेदर. सो यहाँ पे ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता, बहुत कम होता है, और एज इट इज़ ऑलरेडी मैंशनड है कि ये टाइटली पैक्ड होते हैं विदाउट एनी सीमेंटिंग मटीरियल, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं. और द अदर थिंग इज़ दैट दे आर द कंटिन्यूअस शीट्स, दैट मीन्स दे आर फ्लैट, ठीक है. और जो अब देखो, अब आपकी बॉडी में जो जा रहा है और जो आ रहा है, एक कवरिंग को तो वो पास कर ही रहा होगा, एंड दैट कवरिंग इज, दैट लेयर इज एपिथेलियम लेयर. एटलीस्ट वन एपिथेलियम लेयर को तो वो पास करता है, क्रॉस करता है, सो दैट जो मटेरियल है वो मूव कर सके इनवर्ड एंड आउटवर्ड. अब मूवमेंट एक शीट के थ्रू, जितनी भी शीट्स के थ्रू हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन ये बात है कि वो हो कैसे पा रहा है. अब इनके बीच में स्पेसेस तो हैं नहीं जो इन स्पेसेस से निकल जाए. दैट मीन्स इन सेल्स में ही कुछ ऐसी स्पेशलिटी है कि उन सेल्स के थ्रू ही निकल रहा है. दीज सेल्स आर परमिएबल, दे हैव अ परमिएबिलिटी, ठीक है. So, the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment. So, body के अंदर बाहर जो भी environment में changes आ रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उसका मूवमेंट, एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो कोई अगर सब्सटेंस बॉडी के अंदर जाता है तो उससे हमें छुटकारा दिलवाने में भी ये काम करती है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें बचाती भी है ना. सो व्हाट इट इज रिजल्ट दैट permeability of the cells of various epithelia plays an important role in regulating the exchange of material का movement between the body and the external environment, and also between different parts of the body takes place due to this permeability. So जो भी मतलब मटीरियल का एक्सचेंज होता है ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड बॉडी के बीच में, कोई चीज़ बाहर से आ रही है अंदर या जा रही है अंदर, वट एवर, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में इवन ये चेंज ये एक्सचेंज होता है मटेरियल का, सो वो सब एपिथेलिया के थ्रू होता है क्योंकि वो परमेबल है उसकी वजह से. और किसी भी तरह की एपिथेलिया हो, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ द एपिथेलिया, सभी एपिथेलियम टिश्यूज़ कैसे होते हैं, ये एक अंडरलाइन टिश्यू होता है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि फॉर्म करता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस टिश्यू है ये बेसमेंट फॉर्म करता है एपिथेलियम टिश्यूज़ का, ठीक है. तो ये हमने देखा था कि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट क्या होता है,
ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है ये एक ऐसी बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि जो एपिथेलियम है उसको और टिश्यूज से सेपरेट करके रखती है. Different epithelia show different structures that correlate in their unique function. That means जो एपिथीलिया होते हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं और एक यूनिक फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें लाइनिंग ब्लड वेसल्स की, इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग alveoli where transportation of substance occurs through a selectively permeable surface, there is simple flat kind of epithelium is present and this is called simple squamous epithelium. देखो ये क्या है. एपिथीलिया डिफरेंट टाइप की होती हैं, इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ सेल्स में जो ब्लड सेल लाइनिंग ब्लड्स होते हैं, सेल्स में जो इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स होती हैं या लंग एल्वोली होती हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये उसमें हेल्प करती हैं. लाइनिंग ऑफ द ब्लड ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वोली ये सभी ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करती हैं. सो दैट इज़ वाई ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस वाली होती हैं. और ये एक तरीके का एग्जाम्पल है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का जो कि फ्लैट होता है, पतली परत वाला होता है. ये एग्जाम्पल है स्क्वामस एपिथेलियम का. स्क्वामस एपिथेलियम एक स्क्वायर शेप्ड होता है. पहली बात तो ये है ना, और इसमें आप देख सकते हो स्पेसेस तो बहुत कम है ही. पहली बात तो ये, और फ्लैट होता है ये, राइट. अब जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स होते हैं ये बहुत थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं और एक डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं क्योंकि एक सिंगल लेयर है, सो दैट इज़ बहुत डेलिकेट भी होती है. एग्जाम्पल्स एसोफेगस, लाइनिंग ऑफ द माउथ, ये सभी स्क्वामस एपिथेलियम की एग्जाम्पल हैं. उसके बाद हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन होती है, जो प्रोटेक्टिव स्किन होती है, वो भी स्क्वामस एपिथेलियम की है. स्किन एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज इन मेनी लेयर्स. नाउ एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज होते हैं. जैसे एक एक इतनी सारी लेयर्स होती हैं इनमें, तो ये स्ट्रैटिस्फाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहलाते हैं क्योंकि एक के ऊपर एक लाइनिंग होती है ना. स्किन में क्या होता है, देखो स्किन में आपका इधर था, कहाँ था, हाँ मैंने अभी बोला था कि स्किन क्या है, स्किन जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम है, लेकिन वो एक के ऊपर एक होती है. स्किन एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज इन मेनी लेयर्स, बहुत सी लेयर्स में होते हैं, सो दैट वियर्स एंड टीयर्स ना हो. ये ना हो कि फट जाए स्किन, ऐसा थोड़ी ना होगा कि हल्का किसी ने टच किया तभी फट गए हो आपकी स्किन. बहुत पतली होगी तो हो सकता है ऐसा कि फट जाए, ख़राब हो जाए. सो दैट इज़ वाई वो होते तो स्क्वामस एपिथेलियम है लेकिन बहुत सी लेयर्स में होते हैं. दैट इज़ वाई दे आर नोन एज स्ट्रैटिस्फाइड स्क्वामस एपिथेलियम. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने देखा स्क्वामस एपिथेलियम, फिर स्ट्रैटिस्फाइड स्क्वामस एपिथेलियम, तीसरा है आपका अगला वाला जो आता है वो ये है. देखो जब एब्जॉर्प्शन या सीक्रेशन होता है, जैसे इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और सीक्रेशन यानी कि प्रोडक्शन या रिलीज जहाँ होता है कोई सब्सटेंस, मेनली एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन तो इंटेस्टाइन करती है ना. उस केस में टॉल एपिथेलियम सेल्स, ऐसे लंबे लंबे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं
और ये कॉलम बनाते जाते हैं, एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं। दिस कॉलमनर एपिथीलियम, ये कॉलमनर एपिथीलियम कहलाते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं मूवमेंट अक्रॉस द एपिथीलियम बैरियर्स। यानी कि देखो डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा। ये